हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सोनिया कुशवाहा आज के वीडियो में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे। लोकतंत्र का अर्थ, लोकतंत्र की परिभाषाएं और लोकतंत्र की विशेषताएं हम आज के वीडियो में देखेंगे। लोकतंत्र के गुण और दोष, इसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अगर हम लोग सभी चीज़ें एक ही वीडियो में करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मानव जाति के प्रारंभिक काल से लेकर, या फिर यूँ कहें कि राज्य की उत्पत्ति से लेकर अब तक अलग अलग प्रकार की शासन व्यवस्थाएं विद्यमान रही हैं हमेशा ही। और इन जो शासन व्यवस्थाएं हैं, इनमें महत्वपूर्ण शासन व्यवस्थाएं हैं। कौन कौन सी हम देख लेते हैं। सबसे पहली व्यवस्था है राजतंत्र, जिसमें एक व्यक्ति का शासन रहा है। एक व्यक्ति का शासन जिसके हाथ में पूरी तरीके से सत्ता का केंद्रीकरण होता है, सारी शक्तियों पर नियंत्रण उसी का होता है। धीरे धीरे इस सत्ता में कुछ कमियां आने लगी, क्योंकि इसमें क्या होने लगा कि जब एक ही व्यक्ति के हाथ में सभी शक्तियों का केंद्रीकरण होने लगा तो कई बार जनता पर अत्याचार करने लगा और अत्याचारी शासन में बदलने लगा। इस कमी को दूर करने के लिए कुलीन तंत्र का जन्म हुआ, जिसमें शासन व्यवस्था कुछ व्यक्तियों के हाथ में आ गई। कुछ समय तक सही चलने के बाद इस व्यवस्था में भी कुछ कमियों का उदय होने लगा, जैसे कि जिन कुछ वर्गों के हाथ में, जिन कुछ व्यक्तियों के हाथ में शासन सत्ता आ गई, वो उन्हीं में सीमित होने लगी और एक कुलीन वर्ग का जन्म हुआ, जिसने कि आम जनता पर, बाकी जनता पर अत्याचार करना, उनका शोषण करना प्रारंभ कर दिया। इस समस्या के समाधान के लिए लोकतंत्र का जन्म माना जाता है। और लोकतंत्र में क्या हुआ, जनता के हाथ में शासन व्यवस्था आ गई। लोकतंत्र में ऐसा माना गया कि जनता के हाथ में शासन व्यवस्था अब रहेगी, जिससे कि जनता का शोषण ना हो पाए। आज हमें इस वीडियो में लोकतंत्र के बारे में ही पढ़ना है। इसी लोकतंत्र के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम देख लेते हैं लोकतंत्र का अर्थ। लोकतंत्र अपने आप में एक बहुत ही व्यापक अवधारणा है। सबसे पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। लोकतंत्र को शाब्दिक अर्थ में ये अंग्रेजी पर्यायवाची डेमोक्रेसी का रूपांतरण है। डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के दो शब्दों डेमोस और क्रेटिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है शासन की शक्ति, अर्थात शासन की वह शक्ति जिसका प्रयोग जनता करती है। अब हम इसको व्यापक अवधारणा के रूप में या व्यापक अर्थ के रूप में भी देख लेते हैं। व्यापक अर्थ में लोकतंत्र केवल सरकार या फिर एक शासन व्यवस्था ही नहीं है, वरन ये एक राज्य का भी प्रकार है, जिसे लोकतांत्रिक राज्य कहते हैं। साथ ही यह समाज की भी एक व्यवस्था है, जिसे लोकतांत्रिक समाज भी कहते हैं। इस अवधारणा में हम लोग आज के वीडियो में केवल यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के स्वरूप की चर्चा करेंगे। तो हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का अर्थ समझ लेते हैं। लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें सत्ता की शक्ति किसी एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह में न होकर साधारण जनता में निवास करती है। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही बताया था कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता का शासन होता है। राजतंत्र की तरह ना तो इसमें एक व्यक्ति का शासन होता है, ना ही कुलीन तंत्र की तरह कुछ व्यक्तियों का शासन होता है, वरन इसमें जनता का शासन होता है। यानी कि जो शासन सत्ता है वो जनता के हाथ में निहित होती है। अब हम लोकतंत्र की परिभाषाएं देख लेते हैं। इससे लोकतंत्र का अर्थ और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं अब्राहम लिंकन की। इन्होंने कहा है कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन होता है। बहुत ही सरल शब्दों में लिंकन ने बताया है कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता ही शासन करती है, जनता के द्वारा ही शासन होता है और जनता के लिए ही शासन होता है। इसके बाद दूसरी परिभाषा है सिले की, जिसमें वो कहते हैं लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। बिल्कुल सही बात है
जैसा कि हमने देखा कि लोकतंत्र जनता का शासन है, और जब वो जनता का शासन है तो राज्य में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी उस शासन में भागीदार होते हैं, सभी उस शासन में भाग लेते हैं। अगली परिभाषा डायसी की है। डायसी कहते हैं लोकतंत्र सरकार का वह स्वरूप है जिसमें जनता का एक बड़ा भाग शासन करता है। डायसी भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। वो कहते हैं कि लोकतंत्र सरकार का वह स्वरूप है जिसमें जनता का एक बड़ा भाग यानी कि एक बड़ा हिस्सा शासन में भाग लेता है। कुछ व्यक्ति या एक व्यक्ति नहीं बल्कि शासन का एक बड़ा हिस्सा जो है जनता का, वो शासन में भाग लेता है। इसके बाद ब्राइस की परिभाषा देख लेते हैं। ब्राइस कहते हैं लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी एक वर्ग विशेष या वर्गों में निहित न होकर संपूर्ण समुदाय में निहित होती है। ब्राइस की परिभाषा लोकतंत्र के अर्थ को बहुत ही अच्छे से स्पष्ट कर देती है कि जो शासन की शक्ति है वो किसी एक वर्ग में नहीं है या किसी एक व्यक्ति विशेष में नहीं है, बल्कि वो संपूर्ण समुदाय में है, समुदाय में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में है। परिभाषाओं से लोकतंत्र का अर्थ और भी अच्छे से स्पष्ट हो जाता है। इसके बाद हम लोकतंत्रात्मक शासन के भेद देख लेते हैं या प्रकार देख लेते हैं। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के दो प्रकार हैं। पहला है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधात्मक प्रजातंत्र। इसको हम एक फिगर की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता स्वयं भाग लेती है शासन में और शासन का संचालन करती है। अब जनता कैसे शासन में भाग लेती है, तो इसके लिए ये होता है कि बड़े बड़े सभागृहों में पूरी जनता, जितने भी लोग हैं, सब उपस्थित होते हैं, उनसे राय ली जाती है, जनमत संग्रह कराया जाता है, फिर जो बहुमत का निर्णय होता है उसी के अनुसार कानून या नीतियाँ बनाई जाती हैं। इसे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहा जाता है। दूसरा है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र। इसको भी हम एक फिगर की मदद से समझ सकते हैं। इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। चुनाव होता है जिसमें जनता के प्रतिनिधि खड़े होते हैं और जनता अपने मनपसंद प्रतिनिधि को चुनती है। ये प्रतिनिधि शासन का संचालन करते हैं, तो इसीलिए इसे अप्रत्यक्ष शासन कहा गया है, क्योंकि जनता इसमें सीधे शासन संचालन में भाग न लेकर वरन अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन के संचालन में भाग लेती है। इसलिए इसे अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र की संज्ञा दी गई है। इसे हम एक उदाहरण की मदद से भी समझ सकते हैं, जैसे कि वर्तमान समय में भारत में प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र है। इसमें जनता यानी कि हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं और उनके माध्यम से शासन का संचालन करते हैं। वो लोग हमारी तरफ से, हमारे प्रतिनिधि हमारी तरफ से संसद में या विधायिका में जाते हैं और हमारे लिए नीतियाँ बनाते हैं और शासन का संचालन करते हैं। आज के समय में विश्व के ज़्यादातर देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को ही अपनाया गया है, क्योंकि आज के समय में जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को अपनाना काफ़ी मुश्किल है। आज केवल स्विट्ज़रलैंड के कुछ कैंटनों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को अपनाया गया है, बाकी ज़्यादातर देशों में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र को ही अपनाया गया है। अब हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की विशेषताएं देख लेते हैं। तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो कि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित है। इस व्यवस्था में सर्वसाधारण एक निर्धारित समय के लिए अपने जनप्रतिनिधियों को चुनती है जो कि शासन का संचालन करते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की कुछ विशेषताएं हैं जिनको देखा जा सकता है कि किसी राज्य में कितनी व्यवस्था, जो वहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो कितनी मात्रा में लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र की पहली विशेषता है लोक प्रभुत्व में विश्वास। इसका तात्पर्य यह है कि सत्ता लोगों में ही उत्पन्न होती है और शासन सत्ता अंतिम रूप से समस्त जनता में ही निवास करती है। ये लोकतंत्र की मूल विशेषता है, मूल विश्वास है लोकतंत्र का। अब लोक प्रभुत्व यानी कि लोक अर्थात जनता, प्रभुत्व यानी कि प्रभुत्व शक्ति। इस लोक प्रभुत्व की स्थिति को किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, इसके 3 तरीके बताए हैं। सबसे पहला है लोकप्रिय और नियतकालिक चुनाव।
लोकप्रिय चुनाव का अर्थ ये होता है कि चुनाव जो है वो सही तरीके से होना चाहिए, अर्थात कोई भी प्रतिनिधि गलत तरीके से या गलत तरीके से वोट डलवाकर या भ्रष्ट तरीके से प्रतिनिधि ना बन जाए, बल्कि वो जो जनता है उसके अधिकांश यानी कि बहुमत का प्रतिनिधि हो, बहुमत की पसंद हो। दूसरी चीज़ है नियतकालिक चुनाव। नियतकालिक चुनाव से मतलब है कि चुनाव जितना भी समय निर्धारित किया, जैसे आमतौर पर अगर हम भारत की संसद की बात करें तो यहाँ पे 5 वर्ष का समय निर्धारित है, तो 5 वर्ष के उपरांत चुनाव होने ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो जब कोई व्यक्ति 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा और 5 वर्ष बाद नियमित चुनाव नहीं होंगे, तो उसे ये भय नहीं रहेगा कि अगली बार मैं फिर चुना जाऊंगा या नहीं, तो वो अपनी मनमानी करने लगेगा या निरंकुश हो जाएगा। तो इसलिए नियतकालिक चुनाव होना भी लोक प्रभुत्व के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दूसरा है लोकप्रिय नियंत्रण। लोकप्रिय नियंत्रण का अर्थ ये है कि न केवल शासक वर्ग जनता द्वारा निर्वाचित हो, बल्कि जनता को शासक वर्ग पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नियंत्रण भी प्राप्त होना चाहिए, जिससे कि क्या हो कि जो प्रतिनिधि हैं वो जनता के प्रति जवाबदेह बने रहें। इसके बाद अगला है लोकप्रिय प्रभाव और उत्तरदायित्व। लोकप्रिय इसका अर्थ ये है कि शासक वर्ग पर जनता का नियंत्रण बना रहे, उसका प्रभाव बना रहे। इसके कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि संचार साधनों, प्रेस, रेडियो, टेलीविज़न, इनसे जनता और शासक वर्ग में परस्पर जो संपर्क है वो बना रहना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो शासक वर्ग होगा वो जनता के प्रति उत्तरदायी बन सकेगा और जिस कारण से, जिस उद्देश्य से जनता ने अपने प्रतिनिधियों को चुना है, वो उद्देश्य पूरा हो सकेगा। दूसरी विशेषता है राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा है, एक बहुत ही मूल विचार है। जैसे कि मैंने बताया था कि लोकतंत्र जो है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित एक अवधारणा है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। स्वतंत्रता लोकतंत्र की बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका एक फीचर है। लोकतंत्र तभी संभव है जब व्यक्तियों को राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएं प्राप्त होगी। अगर व्यक्तियों को नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रताएं प्राप्त नहीं हैं, तो ऐसे में लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। कौन कौन सी नागरिक स्वतंत्रताएं व्यक्तियों को प्राप्त होती हैं? जैसे मत देने का अधिकार, जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार, सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार, शासन की आलोचना करने का अधिकार। इसी तरीके से कुछ नागरिक स्वतंत्रताएं भी हैं, जैसे विचार और भाषण की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, राजनीतिक दल और अन्य संगठन गठित करने की स्वतंत्रता आदि। इसके साथ साथ निवास करने की स्वतंत्रता, आवागमन, व्यापार, व्यवसाय, सीमित मात्रा में संपत्ति की स्वतंत्रता आदि। ये सब स्वतंत्रताएं नागरिकों को प्राप्त होनी चाहिए, तभी लोकतंत्र सही मायनों में लोकतंत्र माना जाएगा। इसके बाद इसकी अगली विशेषता है राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता, समानता। स्वतंत्रता की ही भांति समानता भी लोकतंत्र का मूल आधार है। अगर समानता नहीं है तो लोकतंत्र की कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है। समानता का अर्थ है कि जितने भी लोग राज्य में रहते हैं उनमें लिंग, जाति, वर्ण, सामाजिक स्थिति, इन सब के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्हें कुछ भी करने का अवसर की समानता मिले, उन्हें हर तरीके से जो भी वो अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए करना चाहते हों, उनमें उनसे किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए, ये है समानता। इसके बाद है व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान और गौरव। लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता के अलावा भ्रातृत्व की भावना का भी बहुत सम्मान करता है, भ्रातृत्व के मूलाधार को मानकर चलता है। ये कहता है कि व्यक्ति के आत्मगौरव और व्यक्ति के सम्मान का सदैव रक्षा होनी चाहिए। उसे ये मानना चाहिए कि व्यक्ति एक गौरवशील प्राणी है और व्यक्ति का व्यक्ति होने के नाते, एक मानव होने के नाते उसका सम्मान होना चाहिए। इसके बाद अगली विशेषता है मानवीय विवेक में विश्वास। लोकतंत्र मानवीय विवेक में विश्वास करता है। इसका अर्थ है कि लोकतंत्र यह मान के चलता है कि मानवीय जीवन में विवेक की प्रधानता होती है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है
और वो सामाजिक और राजनीतिक किसी भी क्षेत्र में उचित निर्णय ले सकता है। यानी कि अभी तक जो ये माना जाता था कि मनुष्य में बहुत ज़्यादा विवेक नहीं होता है और उसे राजा की आज्ञा के ही मान के चलना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र ये मान के चलता है कि प्रत्येक मनुष्य में विवेक होता है और वो अपने निर्णय ले सकता है, साथ ही साथ शासन का संचालन भी कर सकता है। इसके बाद अगली विशेषता है बहुमत का शासन। इसका अर्थ ये है कि लोकतंत्र में जो शासन होता है वो बहुमत का शासन होता है। अर्थात इसको अगर हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर किसी जगह पर 100 लोग रहते हैं और वहाँ पे 3 प्रतिनिधि खड़े हैं चुनाव में, तो जिस प्रतिनिधि को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, जैसे मान लिया कि एक प्रतिनिधि को 70% या 70 लोगों का वोट जाता है, तो उसे बहुमत प्राप्त होगा। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति अधिकांश लोगों की या बहुमत की पसंद होती है, वही व्यक्ति शासन करता है या उसी के हाथ में शासन जाता है। तो लोकतंत्र एक तरीके से बहुमत का शासन है। इसकी अगली विशेषता है शक्ति विभाजन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। शक्ति विभाजन का अर्थ ये है कि लोकतंत्र में शक्तियों का पृथक्करण किया जाता है। जैसे कि मॉन्टेस्क्यू ने अपने शक्ति पृथक्करण में बताया है कि शासन की तीनों शक्तियाँ 3 अंगों में होनी चाहिए। जैसे कानून बनाने की शक्ति व्यवस्थापिका में, कानूनों को लागू करने की शक्ति कार्यपालिका में और उनकी रक्षा करने की शक्ति न्यायपालिका में निहित होनी चाहिए। तो लोकतंत्र ये मान के चलता है कि इस तरीके से तीनों शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। जबकि हम देखते हैं कि राजतंत्र में जब इन तीनों शक्तियों का केंद्रीकरण होता था तो राजा के या शासन शक्ति के निरंकुश होने की संभावना ज़्यादा बनी रहती थी। लेकिन लोकतंत्र में इन तीनों ही शक्तियों को अलग अलग रखा गया है, विकेंद्रीकरण किया गया है ताकि शोषण की संभावना कम हो सके। इसके साथ साथ स्वतंत्र न्यायपालिका की भी व्यवस्था की गई है ताकि न्यायपालिका जो है वो न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों पर ही अंकुश लगा सके और दोनों को ही निरंकुश होने से रोक सके। इसकी अगली विशेषता है संविधानवाद। संविधानवाद का आशय ये है कि सीमित शक्तियों वाला शासन। लोकतंत्र शासन सत्ता जो लोग व्यक्तियों के हाथ में सौंपता है या जो प्रतिनिधियों के हाथ में सौंपता है, वो ये मान के चलता है कि ये शासन सत्ता जो है वो सीमित है, असीमित शक्ति नहीं है, असीमित सत्ता नहीं है, बल्कि वो कहता है कि जो भी शासन कर रहा है उससे ऊपर भी जो है वो उसके ऊपर कानून की शक्ति है और वो उस शक्तियों से सीमित है। तो संविधानवाद में ये मान के चला जाता है कि जो शासक वर्ग है उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगे हुए हैं, यानी कि वो निरंकुश नहीं है। तो ये थी लोकतंत्र की विशेषताएं। आई होप आप लोगों को इसका अर्थ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोकतंत्र के गुण और दोष देखेंगे। धन्यवाद।